लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज के सिवाय और किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसे समय में काशी की तंग गलियों में दो आदमी, जिनमें एक औरत और दूसरा मर्द है, घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों कमलिनी और भूतनाथ हैं, जो त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास मनोरमा के मकान पर पहुंचने की धुन में कदम बढ़ाए हुए तेजी के साथ जा रहे हैं। जब ये दोनों एक चौमुहानी के पास पहुंचे तो देखा कि दाहिनी तरफ से एक आदमी पीठ पर गट्ठर लादे आया और उसी तरफ को घूमा जिधर ये दोनों जाने वाले थे। कमलिनी ने धीरे से भूतनाथ के कान में कहा, इस गठरी में जरूर कोई आदमी है। भूतनाथ, बेशक ऐसा ही है। इस आदमी की चाल पर भी मुझे कुछ शक पड़ता है। ताज्जुब नहीं कि ये मनोरमा का नौकर श्यामलाल हो। कमलिनी, तुम्हारा शक ठीक हो सकता है, क्योंकि तुम बहुत दिनों तक मनोरमा के मकान पर रह चुके हो और वहां के हर एक आदमी को बखूबी जानते हो। भूतनाथ, कहो तो इसे रोकूं? कमलिनी, हाँ हाँ रोको, जाने न पावे। भूतनाथ लपक कर उस आदमी के सामने गया और कमर से खंजर निकालकर उसके सामने चमकाया। उसकी चमक में भूतनाथ और कमलिनी ने उस आदमी को पहचान लिया, मगर वो इन दोनों को अच्छी तरह न देख सका, क्योंकि बिजली की तरह चमकने वाली रोशनी ने उसकी आंखें बंद कर दी और वो घबरा कर बैठ गया। भूतनाथ ने उसे उसी तरह छोड़ दिया और गठरी का कोना खोलकर देखा तो उसमें एक कमसिन औरत बंधी पाई। कमलिनी के हुक्म से भूतनाथ ने वो गठरी अपनी पीठ पर लाद ली और मनोरमा के घर का रास्ता छोड़ दोनों आदमी गंगा किनारे की तरफ रवाना हुए। बात की बात में दोनों गंगा किनारे जा पहुंचे। इस समय चंद्रमा की रोशनी अच्छी तरह फैली हुई थी। एक मढ़ी के ऊपर बैठने के बाद भूतनाथ ने वो गठरी खोली। उस बेहोश औरत के चेहरे पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही भूतनाथ चौंक कर बोला, उफ, ये तो कमला है। कमला होश में लाई गई। जब उसकी निगाह भूतनाथ के ऊपर पड़ी तो वो एकदम कांप उठी। कमला को उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन खंडहर के तहखाने में अपने चाचा शेर सिंह के पास भूतनाथ को देखा था। कमला को शक हो गया कि इस समय वो जिसके हुक्म से बेहोश करके लाई गई वो भूतनाथ ही है। कमला की दूसरी निगाह कमलिनी पर पड़ी, मगर वो कमलिनी को पहचान न सकी। यद्यपि कमला कमलिनी को रोहतासगढ़ पहाड़ी पर देख चुकी थी, परंतु इस समय कमलिनी उस भयानक राक्षसी के भेष में न थी। रंग काला जरूर था, परंतु लंबे लंबे दांत उसके मुंह में न थे। इसी से वो कमलिनी को नहीं पहचान सकी। कमलिनी ने जब देखा कि कमला बहुत ही डरी हुई और हैरान मालूम पड़ती है तो उसने कमला का हाथ पकड़ लिया और धीरे से दबाकर कहा, कमला, तू डर मत। हम लोगों ने इस समय तुझे एक दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है। कमला, अब मेरा जी ठिकाने हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से मुझे तकलीफ न पहुंचेगी, परंतु आप लोगों को जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा है। कमलिनी, ठीक है, जरूर तेरा जी चाहता होगा कि हम लोगों का हाल जाने और इसी तरह मैं भी तुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूं, मगर इस समय केवल 4-5 घंटे के लिए तुझसे जुदा होती हूं। तब तक तू, भूतनाथ की तरफ इशारा करके, इनके साथ रह। किसी तरह से डर मत। सवेरा होने के पहले ही मैं तुझसे आकर मिलूंगी और बातचीत के बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह के छुड़ाने का उद्योग करूंगी। कमला, मैं आपके हुक्म के खिलाफ कुछ न करूंगी। मैं आपसे हर तरह की भलाई की आशा रखती हूं, क्योंकि आपने मुझे एक ऐसे दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है जिसका हाल मैं ही जानती हूं। कमलिनी, अच्छा, तो अब बातों में समय नष्ट करना ठीक नहीं है। भूतनाथ की तरफ देखकर, भूतनाथ, यहां छोटी छोटी बहुत सी डोंगियां बंधी हुई हैं। सन्नाटा और मौका देखकर कोई एक डोंगी खोल लो और कमला को साथ लेकर गंगा पार चले जाओ। मैं अब मनोरमा के घर जाती हूं, वहां से अपना मतलब साध कर सवेरा होने के पहले ही तुमसे आ मिलूंगी। कमला चौंक कर, क्या नाम लिया? मनोरमा? हाय हाय, वो तो बड़ी शैतान है। हम लोगों को तो उसने तबाह कर डाला। क्या तुम उसके? कमलिनी, डर मत कमला। मनोरमा को मैंने कैद कर लिया है और अब एक जरूरी काम के लिए उसके घर पर जा रही हूं। आसमान की तरफ देखकर, उफ, बहुत विलंब हुआ। खैर, अब विदा होती हूं, पुनः मिलने पर सब हाल कहूंगी। कमलिनी वहां से रवाना हुई और थोड़ी ही देर में उस बाग के फाटक पर जा पहुंची जिसमें मनोरमा का मकान था। फाटक के साथ लोहे की एक जंजीर लगी हुई थी।
जिसे हिलाने से दरबान ने एक छोटे से सुराख में से बाहर की तरफ देखा, जो इसी काम के लिए बना हुआ था। केवल एक औरत को दरवाजे पर मौजूद पाकर दरबान ने फाटक खोल दिया, और जब कमलिनी अंदर चली आई तो फाटक उसी तरह बंद कर दिया, और तब कमलिनी से पूछा, तुम कौन हो और यहां किसके लिए आई हो? कमलिनी, मुझे मनोरमा जी ने पत्र देकर अपनी सखी नागर के पास भेजा है, तो मुझे नागर के पास बहुत जल्द ले चलो। दरबान, वो तो यहां नहीं है, किसी दूसरी जगह गई है। कमलिनी, कब आवेंगे? दरबान, सो मैं ठीक नहीं कह सकता। कमलिनी, क्या तुम ये भी नहीं कह सकते कि वे आज या कल तक लौट आवेंगी या नहीं? दरबान, हाँ, ये तो मैं कह सकता हूं कि 4-5 दिन तक वे ना आवेंगी, इसके बाद चाहे जब आवें। कमलिनी, अफसोस, अब बेचारी मनोरमा नहीं बच सकती। दरबान चौंक कर, क्यों क्यों? उन पर क्या आफत आई? कमलिनी, ये एक गुप्त बात है जो मैं तुमसे नहीं कह सकती। हाँ, इतना कहने में कोई हर्ज नहीं कि यदि 3 दिन के अंदर उन्हें बचाने का उद्योग न किया जाएगा तो चौथे दिन कुछ नहीं हो सकता, वे अवश्य मार डाली जाएंगी। अफसोस, यदि आप 1 दिन तक यहां अटकना मंजूर करें तो मैं नागर जी के पास जाकर उन्हें बुला लाऊं, आपको यहां किसी तरह की तकलीफ न होगी। कमलिनी कुछ सोचकर, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए अटक तो नहीं सकती, परंतु कल शाम तक अपना काम करके लौट आ सकती हूं। दरबान, यदि आप ऐसा करें तो भी काम चल सकता है, परंतु आप अटक न जाएं। यदि आपका काम ऐसा हो जिसे हम लोग कर सकते हो तो आप कहें, उसका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। कमलिनी, नहीं, बिना मेरे गए वो काम नहीं हो सकता, मगर कोई चिंता नहीं, मैं कल शाम तक अवश्य आ जाऊंगी। दरबान, जैसी मर्जी, आपकी मेहरबानी से यदि हमारे मालिक की जान बच जाएगी तो हम लोग जन्म भर के लिए गुलाम रहेंगे। कमलिनी, मैं अवश्य आऊंगी और उनके लिए हर तरह का उद्योग करूंगी। तुम जाती समय इसका बंदोबस्त कर जाना कि यदि तुम्हारे लौट आने के पहले ही मैं यहां पहुंच जाऊं तो मुझे यहां रहने में किसी तरह का तरद्दुद न हो। दरबान, इससे आप बेफिक्र रहें, मैं पूरा पूरा इंतजाम करके जाऊंगा और नागर जी को लेकर बहुत जल्द लौटूंगा। फाटक खोल दिया गया और कमलिनी बाग के बाहर हो गई। वो अभी 20 कदम भी आगे न गई होगी कि एक आदमी बदहवास और दौड़ता हुआ उसी बाग के फाटक पर पहुंचा और दरवाजा खुलवाने का उद्योग करने लगा। कमलिनी जान गई कि ये वही आदमी है जिसके हाथ से अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने कमला को छुड़ाया है। कमलिनी उसी जगह आड़ में खड़ी होकर उसे देखने और कुछ सोचने लगी। जब बाग का फाटक खुल गया और वो आदमी अंदर चला गया तो ना मालूम क्या सोचती विचारती कमलिनी भी वहां से रवाना हुई, और थोड़ी रात बाकी थी जब कमला और भूतनाथ के पास पहुंची, जो गंगा पार उसके आने की राह देख रहे थे। कमलिनी को बहुत जल्दी लौट आते देख भूतनाथ को ताज्जुब हुआ और उसने कहा, मालूम होता है कि कुछ काम ना हुआ और आपको खाली ही लौट आना पड़ा। कमलिनी, हाँ, इस समय तो खाली ही लौटना पड़ा, मगर काम हो जाएगा। नागर घर पर मौजूद न थी, उसका आदमी उसे बुलाने के लिए गया है। मैं कल शाम तक फिर वहां पहुंचने का वादा कराई हूं। इच्छा तो यही थी कि वहां अटक जाऊं, क्योंकि ऐसा करने से और भी कुछ काम निकलने की उम्मीद थी, परंतु कमला के ख्याल से लौट आना पड़ा। मैं चाहती हूं कि कमला को रोहतास गढ़ रवाना कर दूं, क्योंकि उसकी जुबानी कुछ हाल सुनकर राजा बीरेंद्र सिंह को ढांढस होगी और लड़कों के सोच में बहुत व्याकुल न रहेंगे। कमला की तरफ देखकर, तेरी क्या राय है? कमला, जो कुछ आप हुक्म दें मैं करने को तैयार हूं, परंतु इस समय मैं बहुत सी बातों का असल भेद जानने के लिए बेचैन हो रही हूं, और सिवाय आपके कोई दूसरा मेरी दिलजमई नहीं कर सकता। कमलिनी, कोई हर्ज नहीं, मैं हर तरह से तेरी दिलजमई कर दूंगी। इतना सुनकर कमला भूतनाथ की तरफ देखने लगी। कमलिनी समझ गई कि ये निराले में मुझसे कुछ पूछना चाहती है। अस्तु उसने भूतनाथ को वहां से हट जाने के लिए कहा, और जब वो कुछ दूर चला गया तो कमला से बोली, अब निराला हो गया, जो कुछ पूछना हो पूछो। कमला, मुझे आपका कुछ हाल भूतनाथ की जुबानी मालूम हुआ है, परंतु उससे पूरी दिलजमई नहीं होती। मुझे पूरा पूरा पता लग चुका था कि कुंवर इंद्रजीत सिंह आपके यहाँ कैद है, फिर न मालूम उन पर क्या आफत आई और उनके साथ आपने क्या सलूक किया। यद्यपि उस समय हम लोग आपके नाम से डरते थे, परंतु जब आपने कई दफे हम लोगों के साथ नेकी की, जिसका हाल आज मालूम हुआ है, तो वो बात अब मेरे दिल से जाती रही। फिर भी कुंवर इंद्रजीत सिंह के बारे में शक बना ही रहा। कमलनी, सुन, मैं तुझसे पूरा पूरा हाल कहती हूं।
ये तो तुझे मालूम ही हो चुका है कि मैं कमलिनी हूं। कमला: जी हाँ, ये तो भूतनाथ की तरफ इशारा करके इनकी कृपा से मालूम हो गया, और इन्हीं की जुबानी ये भी जान गई कि रोहतासगढ़ में उस कब्रिस्तान के अंदर हाथ में चमकता हुआ नेजा लेकर आप ही ने हम लोगों की मदद की थी और बेहोश करके रोहतासगढ़ किले के अंदर पहुंचा दिया था। दूसरी दफे राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को रोहतासगढ़ के कैद खाने से आप ही ने छुड़ाया था, और तीसरी दफे उस खंडहर में यकायक विचित्र रीति से आप ही को पहुंचते हम लोगों ने देखा था। कमलिनी: यद्यपि कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है, परंतु वास्तव में मैं वैसी नहीं हूं। मैं नेकी करने के लिए हरदम तैयार रहती हूं। इसी तरह दुष्टों को मजा चखाने की भी नीयत रहती है। मैंने कुंवर इंद्रजीत सिंह के साथ किसी तरह की बुराई नहीं की, बल्कि उनके साथ नेकी की और उन्हें एक बहुत बड़े दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। जब वे तुम लोगों से मिलेंगे और हाल कहेंगे, तब मालूम होगा कि कमलिनी ने सच कहा था। इसके बाद कमलिनी ने इंद्रजीत सिंह का अपने लश्कर से गायब होना और उन्हें दुश्मन के हाथ से छुड़ाना, कई दिनों तक अपने मकान में रखना, माधवी को गिरफ्तार करना, किशोरी का रोहतासगढ़ के तहखाने से निकलना और धनपति के कब्जे में पड़ना, तारा की खबर पहुंचाने पर इंद्रजीत सिंह को साथ लेकर किशोरी को छुड़ाने के लिए जाना, रास्ते में शेर सिंह और देवी सिंह से मिलना, अग्निदत्त का हाल और अंत में उस तिलिस्मी मकान के अंदर सभी लोगों का कूद जाना आदि कमला से पूरा पूरा बयान किया। कमला ताज्जुब से सब बातें सुनती रही और अब कमलिनी पर उसे पूरा विश्वास हो गया। कमला: फिर किशोरी और कुंवर इंद्रजीत सिंह उस खंडहर वाले तहखाने में क्यों कर पहुंचे? कमलिनी: वो खंडहर एक छोटे से तिलिस्म से संबंध रखता है। एक औरत जो माया रानी के नाम से पुकारी जाती है और जिसका हाल कुछ दिन बाद तुम लोगों को मालूम होगा, उस तिलिस्म पर राज्य करती है। मैं उसकी सगी बहन हूं। हमारी तिलिस्मिक किताब से साबित होता है कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह उस तिलिस्म को तोड़ेंगे, क्योंकि तिलिस्म तोड़ने वालों के जो जो लक्षण उस किताब में लिखे हैं वे सब इन दोनों भाइयों में पाए जाते हैं। परंतु माया रानी चाहती है कि तिलिस्म टूटने न पावे, और इसीलिए वो दोनों कुमारों को अपनी कैद में रखने अथवा मार डालने का उद्योग कर रही है। मैंने उसे बहुत कुछ समझाया और कहा कि तिलिस्म बनाने वालों के खिलाफ चलने और इन दोनों भाइयों से दुश्मनी रखने का नतीजा अच्छा न होगा, परंतु उसने ना माना, बल्कि वो मेरी भी दुश्मन बन बैठी। अंत में लाचार मुझे उसका साथ छोड़ देना पड़ा। मैंने उस तालाब वाले मकान पर अपना कब्जा कर लिया और उसी में रहने लगी। उस मकान में मैं बेफिक्र रहती हूं। माया रानी के कई आदमियों ने, जो नेक और ईमानदार थे, मेरा साथ दिया। तिलिस्म का जितना हाल उसे मालूम है, उतना ही मुझे भी मालूम है। यही सबब है कि वो अर्थात तिलिस्मी महारानी माया रानी बीरेंद्र सिंह और उनके खानदान के साथ दुश्मनी कर रही है, और मैं हर तरह से उनकी मदद कर रही हूं। उस तिलिस्मी मकान के अंदर इंद्रजीत सिंह और उनके साथियों तथा मेरे नौकरों का हंसते हंसते कूद जाना उसी तिलिस्मी महारानी की कार्रवाई थी, और उस खंडहर वाले तहखाने में जो कुछ तुम लोगों ने देखा वो सब भी उसी की बदौलत थी। अफसोस, गुप्त राह से माया रानी के बहुत से आदमियों के पहुंच जाने के कारण मैं कुछ न कर सकी। खैर, कोई हर्ज नहीं। कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह और किशोरी तथा कामनी वगैरह का माया रानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसकी असल जमा पूंजी जो थी वो मेरे हाथ लग चुकी है, जिसका खुलासा हाल इस समय मैं नहीं कह सकती। हाँ, इतना प्रतिज्ञापूर्वक कहती हूं कि उन लोगों को मैं बहुत जल्द कैद से छुड़ाऊंगी। कमला: मैं समझती हूं कि वो मकान भी तिलिस्मी होगा जिसके अंदर कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह हंसते हंसते कूद पड़े थे। कमलनी: नहीं, उस मकान का तिलिस्म से कोई संबंध नहीं। वो नया बनाया गया है। मुझे उसकी खबर ना थी, इसी से मैं धोखे में आ गई। पीछे पता लगाने से मालूम हुआ कि वो भी माया रानी की कार्रवाई थी। कमला: अब मेरा जी ठिकाने हुआ और आपकी बदौलत अपनी प्यारी सखी किशोरी और कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह के छूटने की उम्मीद हुई। अब आशा है कि आपकी कृपा से एक दफे माया रानी को भी देखूंगी। कमलिनी: इसके लिए जल्दी करना मुनासिब नहीं। मैं आज ही कल में तुझे अपने साथ माया रानी के घर ले चलती, क्योंकि मुझे वहां जाने की बहुत जल्दी है। परंतु इस समय तेरा रोहतासगढ़ लौट जाना ही ठीक है, क्योंकि राजा बीरेंद्र सिंह लड़कों की जुदाई में हद से ज्यादा दुखी होंगे। तेरे लौट जाने से उन्हें ढांढस होगा, और मेरी जुबानी जो कुछ तूने सुना है जब उनसे बयान करेगी तो उन्हें एक प्रकार की आशा हो जाएगी। हाँ, एक बात तुझसे पूछना मैं भूल गई। कमला: वो क्या? कमलिनी:
तू कहती है कि मैं माया रानी को देखा चाहती हूं, तो क्या तूने उसे नहीं देखा? उसी के आदमी तो तुझे गिरफ्तार करके ले गए थे। जहां तक मैं समझती हूं, तू उसके पास जरूर पहुंचाई गई होगी। कमला: हाँ हाँ, मैं एक जनाने दरबार में पहुंचाई गई थी, मगर ये नहीं कह सकती कि वो माया रानी का ही दरबार था या कोई दूसरा। और यदि माया रानी का ही दरबार था तो... कमलनी: पहले तू अपना हाल कह जा कि जब खंडहर के अंदर तहखाने में घुसी तो क्या हुआ और क्यों कर गिरफ्तार होकर कहाँ गई? कमला: जब हम लोग राजा बीरेंद्र सिंह के साथ कुमार को निकालने के लिए उस खंडहर वाले तहखाने में गए तो वहां किसी को ना पाया। सीढ़ी के नीचे एक छोटी कोठरी थी, मैं उसमें घुस गई। देखा कि पत्थर की एक सिल्ली दीवार से अलग होकर जमीन पर पड़ी हुई और उसी जगह एक आदमी के जाने लायक रास्ता है। उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक और कोठरी नजर आई जिसमें चिराग जल रहा था। मैंने आनंद सिंह और तारा सिंह को पुकारा। जब वे आ गए तो तीनों आदमी उस कोठरी के अंदर घुसे। जब 2-3 कदम आगे गए तो एकाएक पीछे से खटके की आवाज आई। घूमकर देखा तो रास्ता बंद पाया जिधर से आए थे। ताज्जुब में आकर हम लोग सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। यकायक कई आदमी एक तरफ से निकल कर आए और उन लोगों ने फुर्ती के साथ एक एक चादर हम लोगों के ऊपर डाल दी। मुझे उस चादर की तेज महक कभी न भूलेगी। सिर पर पड़ते ही अजब हालत हो गई। एक प्रकार की तेज महक नाक के अंदर घुसी और उसने तन बदन की सुध भुला दी। ना मालूम उसी दिन या दूसरे या कई दिन के बाद जब मैं होश में आई तो अपने को रात के समय एक जनाने दरबार में पाया। कमलनी: वो दरबार कैसा था? कमला: वो दरबार एक बारहदरी में था। जड़ाऊ सिंहासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की पोशाक पहने बैठी थी। मैं कह सकती हूं कि सिवाय किशोरी के उसके मुकाबले की खूबसूरत औरत आज तक किसी ने न देखी होगी। कमलनी: बस बस, मैं समझ गई, वही माया रानी थी। हाँ, और क्या देखा? कमला: उसके दाहिनी तरफ सोने की एक चौकी पर मृगछाला बिछा हुआ था, मगर उस पर कोई बैठा न था। कमलनी: वो तिलिस्म के दरोगा की जगह थी जो वृद्ध साधु के वेश में रहता है, मगर आजकल उसे राजा बीरेंद्र सिंह ने कैद कर लिया है। कमला ताज्जुब से: राजा बीरेंद्र सिंह ने कब और किस दरोगा को कैद किया है? कमलनी: उस तिलिस्मी खंडहर में जब तुम लोग गए तो किसी साधु को बेहोश पाया था या नहीं? कमला कुछ सोचकर: हाँ हाँ, एक कोठरी के अंदर जिसमें एक मूरत थी। क्या वही तिलिस्मी दरोगा है? कमलनी: हाँ, वही दरोगा है। वही बहुत से आदमियों को साथ लेकर तहखाने में से कुमार को उठा लाने के लिए उस खंडहर में गया था, मगर तारा सिंह की चालाकी से अपने साथियों के सहित बेहोश हो गया। उस समय वेश बदले मेरा भी एक आदमी वहां मौजूद था, मगर दूर ही से सब कुछ देख रहा था। हाँ, तो उस दरबार में और क्या देखा? कमला: उस मृगशाला बिछी हुई चौकी के पास अर्धगोलाकार 20 जड़ाऊ कुर्सियां और थीं, और उसी तरह सिंहासन के बाईं तरफ छोटे जड़ाऊ सिंहासन पर एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी, जिसके बाद फिर 20 या 21 जड़ाऊ कुर्सियां थीं और दोनों तरफ वाली जड़ाऊ कुर्सियों पर नौजवान और खूबसूरत औरतें बड़े ठाठ से बैठी थीं। मैं उस दरबार को कभी न भूलूंगी। इसी दरबार में राम भोली का आशिक नानक गया था। कमलनी: ठीक है, तो अब तुझे माया रानी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। खैर, मुख्तसर में कह, फिर क्या हुआ? कमला: पहले ये बता दीजिए कि माया रानी के बगल में छोटे जड़ाऊ सिंहासन पर कौन औरत थी, क्योंकि वो भी बड़ी ही खूबसूरत थी। कमलनी: वो मेरी छोटी बहन थी। सबसे बड़ी माया रानी, उससे छोटी मैं और मुझसे छोटी वही औरत है जिसका नाम लाडली है। कमला: आपकी और भी कोई बहन है? कमलनी: नहीं, हम तीनों के सिवाय और कोई बहन या भाई नहीं है। अब तू अपना हाल कह, फिर क्या हुआ? कमला: माया रानी के सिंहासन के पीछे मनोरमा खड़ी थी। उन सभी की बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम मनोरमा है। वो बड़ी दुष्ट थी। कमलनी: थी नहीं बल्कि है। हाँ, तब क्या हुआ? कमला: ऐसे दरबार को देख मैं घबरा गई। जिधर निगाह पड़ती थी उधर ही एक से एक बढ़ के जड़ाऊ चीजें नजर आती थी। मैं हैरान थी कि इतनी दौलत इन लोगों के पास कहाँ से आई और ये लोग कौन हैं। मैं ताज्जुब में आकर चारों तरफ देखने लगी। यकायक मेरी निगाह कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह पर पड़ी। कुंवर आनंद सिंह हथकड़ी और बेड़ी से लाचार मेरे पीछे की तरफ बैठे थे। उनके पास उन्हीं की तरह हथकड़ी बेड़ी से बेबस तारा सिंह भी बैठे थे। फर्क इतना था कि कुंवर आनंद सिंह जख्मी न थे, मगर तारा सिंह बहुत ही जख्मी और खून से तरबतर हो रहे थे। उनकी पोशाक खून से रंगी हुई मालूम पड़ती थी।
यद्यपि उनके जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी, मगर सूरत देखने से साफ मालूम पड़ता था कि उनके बदन से खून बहुत निकल गया है और इसी से वे सुस्त और कमजोर हो रहे हैं। कुमार की अवस्था देखकर मुझे क्रोध चढ़ाया, मगर क्या कर सकती थी, क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी ने मुझे भी लाचार कर रखा था। हाथ में नंगी तलवारें लिए कई औरतें कुंवर आनंद सिंह, तारा सिंह और मुझको घेरे हुए थे। ये जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा था कि जब हम लोग बेहोश करके यहां लाए गए तो तारा सिंह को जख्मी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। माया रानी ने मनोरमा की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। मनोरमा तुरंत मेरे पास आई। उसके एक हाथ में कोई चिट्ठी थी और दूसरे हाथ में कलम और दवात। मनोरमा ने वो चिट्ठी मेरे आगे रख दी और उस पर हस्ताक्षर कर देने के लिए मुझे कहा। मैंने चिट्ठी पढ़ी और क्रोध के साथ हस्ताक्षर करने से इनकार किया। कमलनी, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? कमला, वो चिट्ठी मेरी तरफ से राजा बीरेंद्र सिंह के नाम लिखी गई थी और उसमें ये लिखा था, आप चिट्ठी देखते ही केवल एक अय्यार को लेकर इस आदमी के साथ बेखौफ चले आइए। कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह और किशोरी वगैरह इसी जगह कैद हैं। उनको छुड़ाने का पूरा पूरा उद्योग मैं कर चुकी हूं, केवल आपके आने की देर है। यदि आप 3 दिन के अंदर यहां न पहुंचेंगे तो इन लोगों में से एक की भी जान न बचेगी। कमलनी, फिर क्या हुआ? कमला, जब मैंने दस्तखत करने से इनकार किया तो मनोरमा बहुत बिगड़ी और बोली कि यदि तू हस्ताक्षर न करेगी तो तेरे सामने ही कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह का सिर काट लिया जाएगा और उसके बाद तुझे भी सूली दे दी जाएगी। ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। इतने में ही तारा सिंह ने मुझे पुकार कर कहा, कमला, उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है मैं अंदाज से कुछ कुछ समझ गया। खबरदार इन लोगों की धमकी में ना आना और चाहे जो हो उस चिट्ठी पर दस्तखत भी न करना। तारा सिंह की बात सुनकर माया रानी की तो केवल भौहें ही चढ़कर रह गईं, परंतु मनोरमा बहुत ही उछली कूदी और बकझक करने लगी। उसने माया रानी की तरफ देखकर कहा, कमबख्त तारा सिंह को अवश्य सूली देनी चाहिए। उसने अब यहां का रास्ता भी देख लिया है, इसलिए उसका मारना आवश्यक हो गया है। और इस नालायक कमला को सरकार मेरे हवाले करें, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। माया रानी ने इशारे से मनोरमा की बात मंजूर की। मनोरमा ने एक चौबदार औरत की तरफ देखकर कहा, कमला को ले जाकर कैद में रखो। 4-5 दिन बाद काशी जी में हमारे घर पर भिजवा देना, क्योंकि इस समय मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है, जहां से 3-4 दिन के अंदर शायद न लौट सकूंगी। हुक्म के साथ ही मुझ पर पुनः चादर डाल दी गई, जिसकी तेज महक ने मुझको बेहोश कर दिया और फिर जब मैं होश में आई तो अपने को एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया। कई दिन तक मैं उसी कोठरी में कैद रही और इस बीच में जो कुछ रंज और तकलीफ उठानी पड़ी उसका कहना व्यर्थ है। आखिर एक दिन भोजन में मुझे बेहोशी की दवा दी गई और बेहोश होने के बाद जब मैं होश में आई तो अपने को आपके कब्जे में पाया। अब न मालूम कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह, किशोरी और उनके अय्यार लोगों पर क्या मुसीबत आई और वे लोग किस अवस्था में पड़े हुए हैं। यहां तक कहकर कमला चुप हो गई, मगर उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बराबर जारी थीं। कमलनी भी बड़ी गौर और अफसोस के साथ उसकी बातें सुनती जाती थी और जब वो चुप हो गई तो बोली, कमला, सब्र कर, घबरा मत। देख, मैं उन लोगों को कैसा छकाती हूं। उन लोगों की क्या मजाल जो मेरे हाथ से बचकर निकल जाएं। तिलिस्मी मकान के अंदर जब कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह हंसते हंसते कूद गए थे तो उन लोगों के पहले मैंने अपने कई आदमी उस मकान के अंदर कुदाए थे, जिसका हाल थोड़ी देर पहले मैं तुझसे कह चुकी हूं। मैंने उन आदमियों को बेसबब दुश्मनों के हाथ में नहीं फंसाया, कुछ समझ बूझ के ही ऐसा किया था। वे लोग साधारण मनुष्य न थे। आशा है कि थोड़े दिन में तू सुन लेगी कि उन लोगों ने क्या क्या कार्रवाई की। कमला, आज आपके मिलने से और बहुत सी बातें सुनकर मेरा जी ठिकाने हुआ। आप सरीखा मददगार पाकर मैं भी अपने जी का हौसला निकालना चाहती हूं। और कमलनी, नहीं नहीं, इस समय तू और कुछ मत सोच और सीधे रोहतासगढ़ चली जा। तेरे वहां जाने से 2 काम निकलेंगे। एक तो तेरी जुबानी सवाल सुनकर राजा बीरेंद्र सिंह को बहुत कुछ ढांढस होगी, दूसरे तो इस बात से भी होशियार रहना और सबको भी होशियार कर देना कि वो तिलिस्मी दरोगा अर्थात बूढ़ा साधु कहीं धोखा देकर निकल न जाए। इसमें कोई शक नहीं कि माया रानी ने उसे छुड़ाने के लिए कई आदमी रोहतासगढ़ भेजे होंगे। कमला, बहुत अच्छा, मैं रोहतासगढ़ जाती हूं और उस बुढ़े कमबख्त से होशियार रहूंगी। मगर एक भेद बहुत दिनों से मेरे दिल में खटक रहा है, यदि आप चाहें तो मेरे दिल से वो खुटका निकाल सकती हैं। कमलनी, वो क्या? कमला, भूतनाथ की तरफ इशारा करके, ये कौन है? इनका असल भेद मुझको बता दीजिए।
कमलिनी हंसकर, इसमें संदेह नहीं कि भूतनाथ के बारे में तरह तरह की बातें तो सोचती होगी, परंतु लाचार हूं कि इस समय इनका असल भेद तुझसे नहीं कह सकती। थोड़े ही दिनों में इनका हाल तुझे ही नहीं, सभी को मालूम हो जाएगा। हाँ, इतना अवश्य कहूंगी कि तुझे अपने चाचा शेर सिंह की तरह इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये तुझे किसी तरह की तकलीफ न देंगे, बल्कि जहां तक हो सकेगा तेरी मदद करेंगे। कमलिनी से अपने सवाल का पूरा पूरा जवाब न पाकर कमला चुप हो रही और कमलिनी की आज्ञानुसार उसको उसी समय रोहतासगढ़ चले जाना पड़ा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 6वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।